So in this video, I am going to discuss on the topic of generation and conduction of nerve impulse. Okay. So in this video, I will be discussing what is threshold stimulus, what is action potential, what is depolarization, repolarization, hyperpolarization. Okay. In last, I will be also be discussing on absolute refractory period and relative refractory period. Okay. So let's start. So I am Vivek Maurya, currently third year MBBS student at Motilal Nehru Medical College, Prayagraj, Uttar Pradesh. So before continuing further video, do like, share, subscribe, and also press the bell icon so that you don't miss notification on upcoming video. So after this video of generation and conduction of nerve impulse, in the next video I will be discussing on how the actually nerve impulse transmission happens. Okay, so that is the next topic given in the NCERT, the transmission of nerve impulse. Okay, so अभी start करते हैं what is this generation and conduction of action potential and how it happens and everything. Okay, so देखो सबसे पहले क्या होता है, there is something called as a resting stage. So जो हमारी nerve होती है, okay, so that is, उससे पहले start करते हैं थोड़ा सा न्यूरॉन्स के साथ कि what is neurons. So हमें पता है कि बेसिक जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, okay, we have the cell body होती है, we have the axon होता है and we have the axon terminals होते हैं. So this is somehow our basic structure of the neuron. This is cell body होती है, this is cell body, okay, this is axon and this is axon terminal. Okay, so neurons are nothing, they are like any other cells, similar to any other cell, they are also a cell. Neuron is a type of cell. तो इसमें भी जो अंदर का like they have the cell membrane. Okay, so that cell membrane is there and they have the cytone, or in this cell body there is a cytoplasm present. Okay, so everything is similar to our any other type of cell. Okay, so जिस एक्सॉन के ऊपर नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, व्हाट आई मीन बाय नॉर्मल स्टेट, जब हमें कोई स्टिमुलस नहीं, हमने अपने नर्व को या न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस नहीं दिया है, उस टाइम जो चार्ज होता है, एक्सॉन के आउटर सरफेस पे, ठीक है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन पे वो पॉजिटिव होता है और इनर मेम्ब्रेन पे वो नेगेटिव होता है. और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन. ओके, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है. और इस टाइम पे जो इसमें पोटेंशियल होता है, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. इस टाइम पे जो पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं. ठीक है, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं. ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, ये टेक्निकल टर्म्स का मतलब क्या होता है, लेट मी डिस्कस इट. ओके, सो होता क्या है कि हमारा लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर, एज आई हैव सेड कि दिस इज अ सेल. तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है. मतलब आउटर जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है, उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है. और जो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है, उसमें पोटेशियम की पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. तो इस वाले डायग्राम से देखते हैं. तो अभी मैं एक्सॉन को जो है वो एक लाइन डायग्राम की तरीके से शो कर रहा हूँ. दिस इज नथिंग बट एन एक्सॉन विच आई हैव टेकन, और उसकी आउटर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज है और इनर मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, सो दिस वी नो. तो आउटर, एज आई सेड, लेट्स से दिस इज अ सेल. ठीक है, ये एक सेल है, इसमें आउटर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्ट में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, दैट इज 139 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है. और पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर कितना होती है, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. इनसाइड द सेल इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में सोडियम की कंसंट्रेशन लेस होती है, दैट इज 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड पोटेशियम की 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. तो इस जो चार्ज के ये डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक सोडियम अंदर बाहर ज़्यादा, पोटेशियम अंदर ज़्यादा. और साथ ही साथ में सेल के अंदर एक और भी चीज़ होती है, दैट इज द प्रोटीन्स. ओके, एंड वी नो फ्रॉम आर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स की प्रोटीन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो इसलिए, और प्रोटीन का अमाउंट लाइक सेल में काफ़ी ज़्यादा होता है. तो बिकॉज ऑफ दैट जो ओवरऑल चार्ज होता है इंटरनल, लाइक इनर मेम्ब्रेन के किसी भी सेल के, वो होता है नेगेटिव. वो चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. तो दिस इज नेगेटिव चार्ज. तो ये नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज द प्रोटीन्स which are present inside the cell. Okay, and outer पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आउटर सेल मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. और ये क्यों होता है, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा होती है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट आउटर मेम्ब्रेन पे सोडियम की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, यू ऑल्सो हैव रेड इन योर फिजिक्स ऑल्सो कि देर इज
जब लाइक वोल्टेज डिफरेंस का कंसेप्ट होता है, तो सिमिलर इज दिस ऑल्सो। तो ये जो इस समय डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, आउटर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इस टाइम जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है कि जब हमने कोई स्टिमुलस नहीं दिया है नर्व को या न्यूरॉन्स को। ओके, नर्व इज द सेम थिंग। नर्व क्या होता है कि न्यूरॉन्स के कलेक्शन से ही मिलके नर्व बनता है। सो दिस इज अ नर्व फाइबर। तो इसमें क्या होता है, दिस इज वन न्यूरॉन, दिस इज वन न्यूरॉन, दिस इज वन न्यूरॉन। तो इनके जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स का बीच के कनेक्शन होता है, तो इस तरीके से करके वन वन एक्सॉन टर्मिनल और अदर डेंड्राइट के बीच में कनेक्शन फ्रॉम अदर एक्सॉन टू अदर डेंड्राइट, तो इस तरीके से मिल के यही एक नर्व बनाता है। तो न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस होते हैं, दैट forms the nerve. Okay, nerve are nothing but the, they are the, you can say कि connections between the neurons, so they form the nerve. So यही होता है nerve। तो जो अब यहाँ कोई स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि जैसे इफ वी आर टचिंग, तो जब हमने अपने आप को टच किया तो तुरंत एक सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है, एंड वी गेट टू नो कि यस वी हैव बीन टच्ड, हमें किसी ने छुआ है। ओके, तो दिस इज द सेंसेशन। तो ये जो हमने दिया स्टिमुलस, ये इसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि इसी को हम स्टिमुलस बोलते हैं। तो जब भी कोई स्टिमुलस होता है, तो बिफोर एनी स्टिमुलस क्या होता है कि जो नर्व होती है, दैट एक्सॉन या नर्व बोलो, तो रेस्टिंग स्टेट में उस पे आउटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और इनर में नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, आउटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, इनर में नेगेटिव चार्ज होता है, जब तक हमने कोई स्टिमुलस नहीं दिया है। तो दिस इज कॉल्ड द रेस्टिंग स्टेज। और ये इस स्टेज पे जो पोटेंशियल होता है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, जो नर्व के केस में -90 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, तो आई होप कि अभी क्लियर हो गया कि व्हाट इज दिस रेस्टिंग स्टेज एंड व्हाट इज दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, अगला कंसेप्ट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का बात कर लेता हूँ। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है कि मिनिमम स्टिमुलस required to generate action potential. Now what is action potential? Action potential क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स ऑफ मेम्ब्रेन टू ए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जब हमने टच किया तो कुछ एक इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जब भी हम टच करते हैं, स्टिमुलस देते हैं नर्व को, ओके, तो एक इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो उसी इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। वो अभी फर्दर चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, क्या मतलब होता है कि रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जनरेट होने का। ठीक है, तो एक्शन, और इस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने के लिए, हमें एक मिनिमम स्टिमुलस चाहिए होता है कि अगर उससे कम रहेगा तो फिर स्टिमुलस, अगर उससे कम स्टिमुलस रहेगा तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और फाइनली जो है नर्व का ट्रांसमिशन नहीं होगा। मतलब अगर हमने टच किया तो दिस, अगर हमें टच करने से पता चल जा रहा है तो मतलब ये जो हम स्टिमुलस दे रहे हैं दैट इज द मिनिमम स्टिमुलस से ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, या बोले तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के जितना है, जिससे हमें पता चल जा रहा है। बट अगर इससे कम स्टिमुलस होगा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से, तब हमको नहीं पता चलेगा। ओके, तो उस इसलिए किसी भी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने के लिए, यानी नर्व में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो या सिग्नल्स ट्रांसमिट हो, उसके लिए एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए, मिनिमम स्टिमुलस, जिसके बियॉन्ड ही या उतने मिनिमम उतना स्टिमुलस रहने पर ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो उस चीज को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, एक्शन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ओके, नाउ आफ्टर दिस रेस्टिंग स्टेज, अब हम आते हैं कि हमने कोई स्टिमुलस दिया, वी टच्ड आवर न्यूरॉन्स या वी टच्ड आवर टिश्यू, तो यहाँ पर नर्व्स फाइबर होते हैं। तो इन द अदर वे कि वी हैव टच द नर्व, और हमने एक स्टिमुलस दिया। अब क्या चेंजेस होंगे वो हम बात करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर रेस्टिंग स्टेज के हम स्टिमुलस, तो अगले स्टेज आती है डीपोलराइजेशन स्टेट। डीपोलराइजेशन स्टेट में क्या होता है कि जो हमारे सोडियम चैनल्स, यानी इन जो नर्व होती है ना, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, इनके सरफेस पे यानी बहुत सारे चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये लाइक अगर ये एक्सॉन है तो यहाँ पर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। का मतलब क्या होगा कि जब वोल्टेज का चेंज होता है तब या ये तो खुलते हैं ये चैनल्स या बंद होते हैं, तो इसलिए इनको वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी होगा क्या कि जब भी हमने कोई स्टिमुलस देंगे यहाँ पर, तो एक ये जितने भी सोडियम चैनल्स होंगे ये ओपन हो जाएंगे, और जब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, सोडियम सेल जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम था, अभी वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आने लगेगा। तो इससे होगा क्या, जब तो ये स्टेट क्या हुआ, तो अभी क्या हुआ कि जो सोडियम है वो इनसाइड सेल के आ गया। तो जब पॉजिटिव चार्ज अंदर से, पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर आ गया, तो क्या होगा, जो यहाँ पर अंदर पॉजिटिव चार्ज था, जो यहाँ पर अंदर क्या था, नॉर्मली पहले पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो अभी
अंदर नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव। अब जब सोडियम आया तो सोडियम पे प्लस चार्ज है तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा प्लस और माइनस को। तो अभी क्या होगा, और सोडियम एक्सेस में आता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, तो अंदर का जो अभी वोल्टेज है या अभी जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाता है। और क्योंकि बाहर से सोडियम आया है तो सोडियम यानी पॉजिटिव चार्ज वहाँ कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, तो आउटर नेगेटिव हो जाएगा और इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस स्टेज को डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, डीपोलराइजेशन स्टेट में क्या होता है कि सोडियम चैनल्स खुलते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलते हैं जब भी कोई स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है, और उसके बाद सोडियम की सोडियम का इनफ्लक्स होता है। सोडियम जो है न्यूरॉन्स या एक्सोन के अंदर आता है, सेल के अंदर आता है, और उसके बाद वोल्टेज का चेंज होता है। लाइक जो पहले आउटर पॉजिटिव था अभी आउटर नेगेटिव हो गया, और इनर जो नेगेटिव था अभी पॉजिटिव हो गया। तो इस स्टेज को डीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड कि डीपोलराइजेशन स्टेट में क्या होता है, तो ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं डीपोलराइजेशन स्टेट में। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज रीपोलराइजेशन। लाइक हमने स्टिमुलस दिया, सोडियम चैनल्स ओपन हुए, इनफ्लक्स हुआ। अब हम स्टिमुलस देके जैसे ही हटाते हैं तो लाइक सिग्नल पहुंचा, उसके बाद सिग्नल बंद भी हो गया। ऐसा नहीं था कि हमें हमेशा ऐसे ही फीलिंग आ रही कि वी आर बीइंग टच्ड फॉर द लॉन्गर टाइम, ऐसा नहीं है। लाइक एक बार हमने टच किया, हमने हटाया, तो जो सिग्नल था वो चला गया, उसके बाद अब सिग्नल नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कि कुछ और भी चेंजेस हुएंगे। तो रीपोलराइजेशन में क्या होगा, रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं अभी वो बंद हो जाएंगे। जो सोडियम चैनल खुले थे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, अब वो बंद हो जाएंगे जब स्टिमुलस चला जाएगा। अब जब सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, अभी पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। अब जब पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो क्या होगा, पोटेशियम सेल के बाहर जाने लगेगा। जब पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, ओके, सो लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर। सो जब भी पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम चैनल ओपन हुए, अब पोटेशियम मतलब रीपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल ओपन हुए और पोटेशियम सेल के बाहर जाने लगा। अब जब पोटेशियम सेल के बाहर जाने लगेगा तो क्या होगा, अब अगेन से जो पॉजिटिव चार्ज इनसाइड था अभी, अब पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से, क्योंकि पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी आउटर मेम्ब्रेन फिर से पॉजिटिव हो जाएगी और इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाएगी। आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन इस टाइम अभी रीपोलराइजेशन में किस वजह से पॉजिटिव हो रही है, सोडियम के इफ्लक्स की वजह से, मतलब सोडियम सेल से बाहर निकल के गया, इफ्लक्स हुआ। तो इस टाइम जो है वो इस टाइम जो है वो पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो रही, तो रीपोलराइजेशन। तो अगर इस स्टेज में देखें तो ये डीपोलराइजेशन की तरह के से ही, मतलब नॉर्मली जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसी की तरीके से है कि इसमें भी जो है वो क्या हो रहा है कि आउटर पॉजिटिव है, इनर नेगेटिव है, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि अभी जो पॉजिटिव चार्ज है वो सोडियम की वजह से नहीं है, सोडियम अभी भी अंदर ही है, सोडियम सिर्फ आया था, सोडियम बाहर गया नहीं है, पोटेशियम बाहर गया है, तो पोटेशियम की वजह से जो है वो पॉजिटिव चार्ज आया है। ओके, सो दिस माइट लुक सिमिलर टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बट अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं है, ठीक है, ये दूसरा पोटेंशियल है। मतलब दिस इज द रीपोलराइजेशन स्टेट है जहां पर पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया है। ओके, तो इस स्टेज में इसके फीचर्स क्या होते हैं, सोडियम चैनल क्लोज होता है, पोटेशियम चैनल ओपन होता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्लिक है, टू अ डिग्री, यहाँ क्या लिखा है, पोटेशियम चैनल ओपन टू अ डिग्री ग्रेटर देन नॉर्मल। इसका मतलब क्या होता है कि देखो पोटेशियम चैनल्स ना, एक तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होते हैं कि जो वोल्टेज चेंज हुआ, यानी जब स्टिमुलस आया उसके बाद स्टिमुलस हटा तो उसके जो वोल्टेज चेंज हुआ उसकी वजह से ओपन हो रहे हैं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर। पर एक तरीके के और भी चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल्स, पोटेशियम लीकी चैनल्स क्या होते हैं कि ये पोटेशियम लीकी चैनल हमेशा खुले रहते हैं, ठीक है, ये हर टाइम, चाहे रेस्टिंग मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में सेल हो, चाहे स्टिमुलस कोई आया हो चाहे ना आया हो, उस टाइम भी ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बट हाँ कुछ चैनल्स होते हैं पोटेशियम लीकी चैनल जो कि हमेशा खुले रहते हैं, जिनकी वजह से पोटेशियम का इफ्लक्स जो है वो, पोटेशियम का इफ्लक्स हमेशा होता रहता है, थोड़ा थोड़ा बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में पोटेशियम बाहर, मतलब फ्रॉम द इनसाइड ऑफ सेल्स टू आउटसाइड हमेशा जाता रहता है। लेकिन जब डीपोलराइजेशन स्टेट के बाद अगली रीपोलराइजेशन स्टेट होती है तो उस टाइम जो पोटेशियम चैनल होते हैं वो ज़्यादा खुल जाते हैं, मतलब टू अ ग्रेटर डिग्री देन नॉर्मल, मतलब काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, तभी चेंज आता है, ठीक है। वो ये जो थोड़ा सा पोटेशियम बाहर जा रहा है इससे कोई चेंज नहीं आता है, ये नॉर्मली बहुत ही थोड़े अमाउंट में जा रहे होते हैं, बट अभी जो जाता है रीपोलराइजेशन का स्टेट जो के ड्यूरिंग जो पोटेशियम चैनल ओपन हुआ, तो यहाँ से इस पोटेशियम चैनल के ओपन होने से
जो है वो चेंज जाता है, आउटर मेम्ब्रेन जो नेगेटिव हुई थी डीपोलराइजेशन में अभी फिर से पॉजिटिव हो जाती है और इनर नेगेटिव। ओके, सो आई थिंक दिस इज अगेन क्लियर। अब क्या होता है हाइपर पोलराइजेशन स्टेट, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में क्या होगा कि ये जो पोटेशियम लीकी चैनल्स हैं ये खुले रहते हैं, मैंने कहा ये हमेशा खुले रहते हैं। तो एक तो पोटेशियम गया बाहर, ठीक है, पोटेशियम गया बाहर, उसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन ये जो लीकी चैनल्स है ना ये खुले हैं, तो इनकी वजह इनके इनके थ्रू भी पोटेशियम जाया जा रहा है बाहर, ठीक है, भले ही थोड़े अमाउंट में जा रहा है बट जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बाहर है पॉजिटिव वो ज्यादा हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है बाहर है वो ज्यादा हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज था आउटर मेम्ब्रेन पे, उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम कॉन्टिन्यूसली इफ्लक्स किया जा रहा है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कम होगा पॉजिटिव चार्ज, और हाइपर पोलराइजेशन में जो है वो, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, तो पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन मतलब ये पोलराइजेशन से भी ज्यादा स्टेज है। पोलराइजेशन पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था, -90 मिलीवोल्ट था, बट अभी -90 से भी ज्यादा चला जाएगा, मतलब -8 माइनस जो है 100 तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम बाहर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये आउटर मेम्ब्रेन पे चार्ज जो है उससे नहीं डिसाइड हो रहा है कितना, बता मैंने बोला था -90 मिलीवोल्ट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है आउटर उससे नहीं देख रहे हैं हम, जो इनर साइड का चार्ज है माइनस उससे देख रहे हैं, यानी डिफरेंस है एक्चुअली ये, ठीक है। हमेशा हम पोटेंशियल डिफरेंस में लेते हैं। तो इस हाइपर पोलराइजेशन का क्या फीचर होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव देन नॉर्मल ड्यू टू पोटेशियम लीकी चैनल्स को। ये पोटेशियम लीकी चैनल्स की वजह से, क्योंकि पोटेशियम बाहर निकले ही जा रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो बाहर और ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस पहुंच जाते हैं, तो इसका और ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि बाहर जब पॉजिटिव जाया जा रहा है तो अंदर पॉजिटिव की अमाउंट कम हो जा रहा है, मतलब नेगेटिव का अमाउंट बढ़ रहा है। तो आई होप दिस इज अगेन क्लियर, हाइपर पोलराइजेशन। बट हमें तो नॉर्मली पोलराइज स्टेट में लानी है मेम्ब्रेन को अपने, ठीक है। हमें तो हाइपर पोलराइजेशन में नहीं रखना है, हमें नॉर्मली जो है वो डीपोलराइजेशन स्टेट में लाना है। तो हेयर कम्स द रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप, ये जो आयनिक डिस्टर्बेंस हुआ नॉर्मल स्टेट से, यानी पोलराइज स्टेट से, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन रेस्टिंग जो स्टेट थी या पोलराइज स्टेट थी, उससे जो डिफरेंस आया उसको फिर से ये मेंटेन करेंगे। ये क्या करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ये 3 सोडियम को सेल्स के, अभी क्या हुआ था, सोडियम सेल के अंदर इकट्ठा हुआ था, ठीक है। अभी सिर्फ सोडियम आया था, डीपोलराइजेशन हुआ था तो सोडियम सेल के अंदर आया था, उसके बाद बाहर गया नहीं है। तो अभी सेल इसको बाहर निकालना होगा, और पोटेशियम बाहर पहुंच गया तो इसको हमें अंदर भेजना होगा। तो 3 सोडियम को ये बाहर पंप करेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप, और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर पंप करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, यानी जो पहले जितना है, जो पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग स्टेट में था, फिर वैसे उसी की तरीके से मेंटेन हो जाएगा। 3 सोडियम बाहर चला जाएगा, 2 पोटेशियम अंदर। दिस इज द सोडियम पोटेशियम पंप। तो क्वेश्चन होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप कितने, मतलब कितने सोडियम बाहर फेंकते हैं या पोटेशियम अंदर करते हैं, तो ऐसा स्टेटमेंट बनेगा। तो 3 सोडियम आउटवर्ड यानी इफ्लक्स कराते हैं, 2 पोटेशियम का इनफ्लक्स कराते हैं। तो इससे क्या होगा, जितने भी आयनिक डिस्टर्बेंस जो हुए थे अभी सही हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे, फिर से नॉर्मल स्टेट आ जाएगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की -90 मिलीवोल्ट। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स जो कि किसी भी नर्व के मतलब एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन में होता है, ठीक है। ये इसको एक ग्राफ से देख लेते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। ये वाई एक्सिस पे क्या है, मिली वोल्ट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस वैल्यू, जस्ट ग्राफ को देखो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग थी, सेल रेस्टिंग स्टेज में थी, तो -90 मिली वोल्ट इसका पोटेंशियल था। डीपोलराइजेशन हुआ, कोई स्टिमुलस आया, हमने टच किया, डीपोलराइजेशन हुआ, सोडियम चैनल ओपन हुए, और जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो शूट करके डीपोलराइजेशन स्टेट में, मतलब -90 से अब पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अंदर सोडियम आयंस आ रहे हैं। तो अभी ये +35 वोल्ट तक पहुंच जाता है, 0 से भी ऊपर चला जाता है पॉजिटिव के टर्म्स में। फिर क्या होगा, फिर रीपोलराइजेशन होता है। ओके, रीपोलराइजेशन होता है तो पोटेशियम बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं, तो फिर जो है रीपोलराइजेशन होगा तो वोल्टेज एक आउटर फिर से पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा, यानी फिर से नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आएगा। ओके, रीपोलराइजेशन होगा, और फाइनली फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो ये जो है वो इसका ग्राफ होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम, सोडियम चैनल ओपन हुआ, डीपोलराइजेशन, सोडियम चैनल क्लोज हुआ, पोटेशियम ओपन हुआ और पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट हुआ, रीपोलराइजेशन, एंड सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा और फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाएगा, ठीक है। अब 2 और टर्म्स होते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा ड्यूरेशन, ऐसा पीरियड, ठीक है, जिसके ड्यूरिंग की अगर हम कोई दूसरा स्टिमुलस देंगे तो वो दूसरा स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट करा पाएगा। लाइक अगर हम बहुत ही तेजी से, वो शायद हम नहीं कर सकते खुद से, बहुत ही तेजी से अगर हम स्टिमुलस देना स्टार्ट करें, इतनी तेजी से जितना, लाइक कि अगर यू कैन जस्ट लुक फ्रॉम दिस डायग्राम कि इतना 0.1 मिली सेकेंड ऐसे में एक्शन पोटेंशियल का ये पूरे जो एक कर्व हो रहा है ये विद इन 0.3 और 0.4 मिली सेकेंड तक हो रहा है। तो विद इन दिस अगर हम 0.1 0.2 मिली सेकेंड्स की फ्रीक्वेंसी में इम्पल्स देने लगेंगे, अपने स्किन को टच करने लगेंगे, स्टिमुलस देने लगेंगे, तो हमें जो पहला स्टिमुलस और दूसरा स्टिमुलस फील ही नहीं होगा, ठीक है। तो वही होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड की पीरियड ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल वेयर नर्व कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू सेकेंड स्टिमुलस, ठीक है। अब इसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव इसलिए बोला गया है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होगा कि हम चाहे कितना भी मतलब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कितना भी स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस दे लेंगे, एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा, दूसरे स्टिमुलस जो होगा एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट कर पाएगा, चाहे वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस ना हो, अगर वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में वो एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट कर पाएगा, ओके। और ये कौन सा ड्यूरेशन होता है, पूरे डीपोलराइजेशन, लाइक जब तक डीपोलराइजेशन हो रहा था प्लस 1/3 ऑफ द रीपोलराइजेशन, ड्यूरिंग होल डीपोलराइजेशन प्लस 1/3 ऑफ द रीपोलराइजेशन, इस ड्यूरिंग में अगर हम कोई दूसरा स्टिमुलस देंगे तो हम उसे सेंस नहीं कर पाएंगे, परसीव नहीं कर पाएंगे। और यू जस्ट कैन लुक कि कितना कम डिफरेंस होता है, जस्ट समथिंग 0.1 मिली सेकेंड। तो इस ड्यूरेशन अगर 0.1 मिली सेकेंड के अंदर हम तुरंत ही स्टिमुलस देने लगे तो दूसरा स्टिमुलस को हम नहीं फील कर पाएंगे, ओके। तो ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड का क्या होता है कि अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में कोई स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से स्ट्रॉन्गर, यानी जो नॉट थ्रेशोल्ड से तो ज़्यादा होनी ही पड़ेगी, साथ साथ में पहले स्टिमुलस से, जो हमने पहला स्टिमुलस दिया है, अगर उस दूसरा स्टिमुलस उस पहले स्टिमुलस से ज़्यादा है, और अगर उस मतलब पहला स्टिमुलस जो है दूसरे स्टिमुलस से ज़्यादा है, उस ज़्यादा पावर का स्टिमुलस है, तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा इस रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में। और ये कौन सी ड्यूरेशन होती है, बाकी जितना बचा हुआ रीपोलराइजेशन था, ठीक है, प्लस हाइपर पोलराइजेशन, मतलब हमने कहा था ना होल ऑफ द डीपोलराइजेशन प्लस 1/3 ऑफ द रीपोलराइजेशन, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। इस ड्यूरेशन में कितना भी पहले वाले से स्टिमुलस से कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे लोगे कोई फायदा नहीं है, एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। बट इसके बाद वाली फेज में रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन में अगर हम पहली वाले स्टिमुलस से ज़्यादा स्टिमुलस देंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ की स्टिमुलस देंगे, तो हम जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो इस पीरियड को रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, ओके। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। सो पीरियड ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल वेयर नर्व कैन रिस्पॉन्ड टू सेकंड स्टिमुलस provided it is greater than threshold strength. So this is the line important. So provided it is greater than the थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ से भी ज्यादा हो, साथ में जो पहला स्टिमुलस दिया है उससे भी ज्यादा हो, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। लास्ट प्रिंसिपल इज ऑल और नॉन प्रिंसिपल। अगर हमने किसी नर्व फाइबर पे, लाइक अगर इस वाले डायग्राम से देखें, ठीक है, अगर हमने किसी नर्व फाइबर पे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, हमने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया और वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो ये एक्शन पोटेंशियल अब पूरी नर्व में ट्रेवल होगा। देयर इज नो पॉइंट कि ये बीच में कहीं रुक जाए। अगर नर्व फाइबर्स हमारे इंटैक्ट हैं, ठीक है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, कोई नर्व में डैमेज नहीं है, तो अगर हमने किसी भी नर्व फाइबर के किसी भी पाथ में कहीं पर भी कोई एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलस दिया और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो दैट एक्शन पोटेंशियल विल ट्रेवल टू होल ऑफ द नर्व फाइबर इफ द नर्व फाइबर्स आर नॉट डैमेज या इंटैक्ट, ओके। तो फिर तो इसी को